नमस्कार मित्रों, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बच्चों, वीडियो के इस भाग में हम लोग आहार नाल में मुख गुहा उपस्थित है उसका दूसरा भाग दांत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि मुख गुहा के 4 भाग होते हैं। पहला तालु, दूसरा दंत, तीसरा होता है अपने पास में जो क्या आ जाएगा बेटा, तीसरा अपने पास में जिह्वा, और चौथा आ जाएगा आपके पास में कौन सा, लार ग्रंथि। अंडरस्टैंड? तो अपन किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? दांत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सोच के देखिए, दांत कहां उपस्थित होते हैं? दांत मुख गुहा में उपस्थित है। मुख गुहा में भी कहां है? मानव शरीर में मुख गुहा में जबड़ा अस्थि के अंदर दांत उपस्थित होते हैं। आई बात समझ में? दांत का हम लोग पूरा अध्ययन 2 विभिन्न वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ दांत के वर्गीकरण के बारे में बात करने जा रहे हैं। रिपीट ले लेना, इस वीडियो में हम लोग दांत के वर्गीकरण के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। तो दंत का वर्गीकरण या दांत का वर्गीकरण। अब बच्चों, जब किसी भी चीज का हम वर्गीकरण करते हैं तो उसके विभिन्न क्या होते हैं? आधार होते हैं। आ रही बात समझ में? उन आधार के माध्यम से क्या करते हैं हम? किसी भी बात को, किसी भी चीज को वर्गीकृत करते हैं। तो दांत का वर्गीकरण मुख्य रूप से 3 आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आधार कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूं और उसके बारे में हम लोग आगे और इसी वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो पहला आधार होता है सेट के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर? सेट के आधार पर। समझ रहे मेरी बात को? ये किस प्रकार होता है? आपके दिमाग में आ रहा होगा ये कैसे होता है सर, सेट क्या, हमको नहीं समझ में आया। तो बच्चे थोड़ा सा आप सब्र रखिए, अभी ही मैं इसके बारे में जब विवरण दूंगा तब आपको पूरा अच्छे से बता दूंगा। फिर भी अगर आपको ऐसे जानकारी चाहिए तो जैसे आप लोग सोचिए कि आपके बचपन में जो दांत आते हैं वो कैसे होते हैं? दूध के दांत होते हैं। ठीक है, और वही दांत जो होते हैं वो वयस्क दांत में क्या होते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं जब आपकी उम्र बढ़ती है। उस हिसाब से समझ रहे हैं मेरी बात को? 16, 17, 18 साल की उम्र में आपके पास में पक्के दांत आ जाते हैं। कहते हैं ना, कच्चे दांत तो टूट गए, अब पक्के दांत आ गए। तो कच्चे दांत टूट गए, पक्के दांत आ गए, तो ये 2 सेट हो गए। एक सेट कच्चे दांत का आया था पहले, फिर वो टूट गया तो उसके स्थान पे दूसरा सेट आ गया। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो ये बात आपको यहां पे ख्याल में रखनी होगी। ठीक है, अब दूसरा आधार क्या रहता है? दूसरा आधार रहता है इसमें आपके पास में शेप के आधार पर। ठीक है ना, किसके आधार पर? शेप के आधार पर। जिसका दांत का शेप है वो किस, उस आधार पे। क्या सारे दांत एक ही शेप के हैं या भिन्न भिन्न प्रकार के दांत है? तो शेप के आधार पे, तो यानी कि आकार कर देते हैं अपन। ठीक है, तो आकार, और ब्रैकेट में मैं ये भी लिख देता हूं शेप के आधार पर। शेप के आधार पर। तो ये मैंने क्या बता दिया आपको? दूसरा। अब तीसरा क्या आधार होता है इसके अंदर? तीसरा आधार होता है बच्चे दांत का जबड़ा अस्थि में धसे रहने के आधार पर। अस्थि समझ रहे ना, बोन। तो दांत जबड़ा अस्थि में धसे रहने के आधार पे क्या करते हैं अपन? इसको विभाजित कर सकते हैं। तो तीसरा क्या आ जाएगा आपके पास में? जबड़ा अस्थि, जबड़ा अस्थि में धसे रहने के, जबड़ा अस्थि में धसे रहने के आधार पर। आधार पर। समझ रहे हैं ना बेटा मेरी बात? ये 3 मुख्य रूप से क्या होता है? दांत का वर्गीकरण के आधार होते हैं। तो इन्हीं 3 आधार को हम लोग यहां पे विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग इसको। डिटेल में पढ़ने से पहले बता दूं बच्चों, आप लोग अपना पूरा कंसंट्रेशन वीडियो पे ही रखना। जैसे वीडियो खत्म होता है उसके बाद में जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं उसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। समझ रहे हैं? डिजिटल प्लेटफॉर्म है बच्चे, डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसमें आपको सब चीजें मिल सकती है। जो मैं आपको बोर्ड पे लिखवा के समझा रहा हूं ये एज इट इज आपको पीडीएफ के तौर पे मिल जाएगा। समझ आ रही बात आपको? तो ये बात आप ध्यान में रखिए। अब हम पहला आधार पढ़ने जा रहे हैं। पहला आधार कौन सा है बच्चे? पहला आधार है सेट के आधार पर दांत का वर्गीकरण। तो सेट के आधार पर दांत का वर्गीकरण पढ़ते हैं। सेट के आधार पे दांत को 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला नाम कौन सा होगा? देखिए जरा यहां पे पहला नाम आप लोग देखिए, यहां पे बता देता हूं। एक बार दंती। एक बार दंती, ये पहला नाम है।
एक बार दंती। अभी समझा रहा हूं इसको। दूसरा है आपके पास में द्विबार दंती। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? द्विबार दंती। तीसरा है बहुबार दंती। ठीक है, तो इसको क्या बोल रहे हैं अपन? बहुबार दंती। तो ये तीन भाग में मैं इसको क्या कर रहा हूं? विभेदित कर रहा हूं। कौन कौन सा? एक बार दंती, द्विबार दंती और बहुबार दंती। एक बार दंती का अंग्रेजी नाम होता है मोनोफायोडंट, द्विबार दंती का होता है डाइफायोडंट और बहुबार दंती का होता है पॉलीफायोडंट। लेकिन अपन हिंदी में, आप हिंदी में नाम याद रख सकते हैं इसके, जो सही है एकदम। जिस किसी भी वर्ड का नाम अगर आपको इंग्लिश में याद रखना होगा वो मैं आपको बताऊंगा कि इसका नाम बच्चे इंग्लिश में याद रखना है और मैं लिख भी दूंगा उसमें। ठीक है, अब इसका नाम के आधार पर देखो। एक मतलब क्या हो गया? वन। बार मतलब आपको पता है कि एक बार मतलब एक बार आया, और दंती मतलब दांत। इसका मतलब ऐसा जीव जिसके जीवन काल में केवल एक ही सेट यानी दांत एक ही बार आते हैं, और वो समस्त दांत जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं, स्थायी होते हैं। समझ रहे मेरी बात को? तो ऐसे को क्या बोलते हैं अपन? एक बार दंती। तो क्या लिख सकता हूं बच्चे इसके नीचे? मैं इसके नीचे लिख सकता हूं यहां पे कि एक सेट। ठीक है ना? एक सेट कितना आएगा बेटा? एक सेट आएगा। किसका? दांत का। कौन से जीव में आएगा वो अभी उदाहरण दे रहा हूं। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसके अंदर कि ऐसे जीव जिनके जीवन काल में क्या हो जाएगा बेटा? जीवन काल में केवल एक बार दांत आते हैं। समझ रहे मेरी बात को? मैं ये क्यों लिख रहा हूं? एक बार मैं आपको लैंग्वेज लिख के दिखा रहा हूं। ये सब आपको अपने मन से लिखनी है, इसमें किसी किताब का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ इस नाम को समझिए और नाम के आधार पे आप बता सकते हैं। और जो ये दांत आएंगे वो क्या होंगे? स्थायी दांत होंगे। समझ रहे ना मेरी बात को? उदाहरण की बात कर लेते हैं अब। इसमें उदाहरण जो आएगा वो होगी व्हेल मछली। कौन आएगी? व्हेल मछली। तो उदाहरण लिख रहा हूं मैं बच्चे यहां पे, तो देखिए जरा उदाहरण में क्या आ जाएगा? व्हेल मछली। नाम सुना होगा आप लोगों ने व्हेल मछली का। उसमें दांत एक ही बार आते हैं जीवन काल में, और वो सीधे क्या होते हैं आपके पास में? परमानेंट यानी स्थायी दांत होते हैं। समझ गए बेटा? अब दूसरा द्विबार दंती। द्विबार दंती की बात करनी है। नाम से क्या पता लग रहा है? द्वि मतलब दो और बार दंती मतलब दो बार, यानी ऐसे जीव जिनके जीवन काल में दो बार दांत आएंगे। ठीक है, एक होंगे दूध के दांत और दूसरे होंगे कौन से? स्थायी दांत। दूध के दांत ही स्थायी दांत से रिप्लेस करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? दूध के दांत टूट जाएंगे और उसी स्थान पे कौन से दांत आएंगे? स्थायी दांत आएंगे। तो यहां पे मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? एक बार लैंग्वेज मैंने लिख के बता दिया है। अब मैं यहां पे डायरेक्ट लिखता हूं दो सेट। कितना आ जाएंगे बेटा? दो सेट आएंगे। और ये दो सेट कौन से होंगे वो जरूर मैं आपको बता देता हूं इसमें आपके पास में, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। एक आपके पास में आ जाएगा किसका दांत? दूध का दांत आ जाएंगे। ठीक है, और दूध के दंत या दांत। और दूसरा आपके पास में क्या आ जाएगा? स्थायी दांत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स्थायी दांत। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? दूध का दांत और स्थायी दांत। ठीक है, ये दूध के दांत ही स्थायी दांत में कन्वर्ट होंगे। डेट मीन्स, समझ रहे हो मेरी बात को? ये दूध के दांत टूट जाएंगे और इसी स्थान पे क्या होंगे? स्थायी दांत आएंगे। है ना? तो ये समझ लो कोई अलग स्थान नहीं है कि मान लो दूध के स्थान इधर आए तो दूध के ये दांत इधर आ रहे हैं, तो उसके स्थान पर आपके पास में परमानेंट आ गए, अलग आ गए। मान लो इधर की तरफ दूध के दांत आए और इधर की तरफ परमानेंट आ रहे, ऐसा नहीं होता है बच्चे। ठीक है, दूध के दांत जहां आ रहे हैं वो टूट जाएंगे और उसी के स्थान पर क्या होगा? स्थायी दांत आएंगे। स्थायी दांत को वयस्क दांत भी कहते हैं। समझ गए? उदाहरण, बेस्ट उदाहरण आप सभी लोगों को मन में पता है, आप बोल भी रहे हैं वहां पे बैठे बैठे। तो क्या उदाहरण हो जाएगा? मानव। क्या आ जाएगा बेटा? मानव इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है। आगे बात समझ में? यहां पे समझ रहे ना मेरी बात को? तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब आता है बहुबार दंती।
बहुबार दंती में क्या होता है? बहुबार दंती में नाम से पता लग रहा है, बहु मतलब बहुत सारे, यानी कि ऐसे जीव जिनके जीवन काल में क्या होता है कि बहुत बार दांत के सेट आते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन? बहुबार दंती। तो इसके अंदर अपन लोग लिख सकते हैं कई सेट, ठीक है, क्या आ जाएंगे? कई सेट आएंगे इसमें दांत के। ये बात आपको यहां पे ख्याल रखनी पड़ेगी, समझ रहे मेरी बात को? मतलब जीवन काल में बहुत बार उसमें दांत आ सकते हैं। कैसे? अगर कोई दांत है इनके मुंह के अंदर, तो वो टूट गए फिर से आ गए, फिर टूट गए फिर से आ गए, फिर टूट गए फिर से आ गए, मतलब स्थायी नहीं रह रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे अगर मानव के अंदर जब स्थायी दांत आ जाता है, तो अगर वो टूटता है तो उसके स्थान पर दांत आना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना? मारवाड़ी में कहते हैं ना अपने, इसमें बोखा रह गया। समझ रहे हो मेरी बात को? तो बोखो नहीं रहना है अपने को, ठीक है? तो यहां पे क्या आ रहा है? कई सेट होते हैं। कई सेट के आधार पे हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे। तो इसका उदाहरण क्या हो सकता है आपके पास में? इसका जो उदाहरण होगा बेटा, सबसे बेस्ट एग्जांपल जो मैं आपको बता रहा हूं वो है मेंढक। और कौन सा हो जाएगा? मछलियां, ठीक है? तो यहां पे आ जाएगा आपके पास में मेंढक, और एक उदाहरण और लिख देता हूं मैं यहां पे, मछलियां। समझ रहे मेरी बात को? तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये 3 भाग में मैंने विभाजित कर दिया। किसके आधार पे? सेट के आधार पे दांत को, एक बार दंती, द्विबार दंती और बहुबार दंती में। अब यहां पे एक जो क्वेश्चन या डाउट निकल के आता है वो होता है, सर व्हेल मछली भी एक प्रकार की मछली है और यहां पे भी आपने मछली ही लिखा है, तो सर हम लोग मछलियों को किस कैटेगरी में रखें? क्या हम उसको एक बार दंती में रखें या हम उसको बहुबार दंती में रखें? तो बेटा आपको बता देता हूं, व्हेल मछली स्तनधारी से बिलोंग करती है, जबकि मछलियां जो आती है वो पीसीज महावर्ग से बिलोंग करती है। आपको पता है ये बात, अगर आपने 11वीं क्लास में वर्गीकी पढ़ी है तो उसके अंदर भी आया ये, नहीं तो फिर से मैं बता रहा हूं, व्हेल मछली स्तनधारियों में आती है और बहुबार दंती में जो मछलियां लिखी है हम लोगों ने, ये महावर्ग पीसीज में आती है। आपने पढ़ा है ना कशेरुकियों का वर्गीकरण, है ना? कशेरुकियों का पाठ था एक आपके पास में, समझ में आ रही बात आपको? तो ये मैंने आपको एक आधार पे वर्गीकरण समझाया। अब मैं आपको दूसरे आधार पे वर्गीकरण समझाने जा रहा हूं। तो देखिए दूसरे आधार पे क्या? आकार के आधार पर। आकार के आधार पर मैं दांत को 2 भाग में विभाजित करूंगा, ठीक है? और आपको इधर देखना होगा, अच्छे से समझना होगा। लिखाई वाला काम बाद में करेंगे, पेन छोड़ दो, एक बार आप देख लो, क्योंकि जो मैं लिख रहा हूं वो आपको मिल जाएगा, जो ये बोर्ड पे लिख रहा हूं वो मिल जाएगा। समझ में आ रही बात आप लोगों को? पूरा एज इट इज, इसलिए आप इधर ध्यान लगाइए। तो पहला मेरे पास में यहां पे बिंदु आ रहा है, वो है आपके पास में आकार के आधार पर मैं डिवाइड कर रहा हूं, वो होता है समबार दंती। कौन सा आ जाएगा बेटा? समबार दंती। आप लोग जो मैं वर्गीकरण कर रहा हूं उसमें आप लोग एक चीज, ये चीज नोट करते रहिएगा अपने दिमाग में कि किस किस का उदाहरण मानव आ रहा है। अंत में मैं आपसे पूछूंगा कि मानव किस किस का उदाहरण था, वो सब हम लोग साथ में लिखेंगे, ठीक है ना? एक आ जाएगा समबार दंती और एक आ जाएगा बेटा क्या? विषम बार दंती। इसको भी आप केवल नाम से ही समझिए, नाम से ही पढ़ना है, आप रटना नहीं। इसके अंदर आप लोग कर सकते हैं ये बात, ठीक है ना? आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है बच्चों? इधर देखते रहिए। सम मतलब समान, बार दंती मतलब सारे के सारे, मतलब जब किसी भी जीव में समस्त दांत एक जैसे हो तो ऐसे जीवों के दांत समबार दंती कहलाते हैं, ठीक है? तो इसके अंदर क्या लिख दूं मैं यहां पे बच्चे? यहां पे मैं बहुत ही शॉर्ट में लिख देता हूं, समबार दंती को क्या लिखूं? समस्त दांत एक समान। क्या आ जाएगा? समस्त दांत एक समान। आई बात समझ में बच्चे? सारे दांत क्या होंगे? एक जैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे, समान होंगे, ठीक है? उदाहरण क्या हो सकता है इसका? उदाहरण आपके पास में इसका आएगा, वो है मेंढक, मछलियां। जो पीछे बहुबार दंती का था ना, मेंढक और मछलियां, वही इसका उदाहरण आ रहा है आपके पास में। कौन सा? यहां पे मेंढक एवं मछलियां। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे, देखिएगा ये आ गया मेंढक, फिर क्या लिख दिया मैंने? मछलियां। तो ये बात आपको यहां पे ख्याल रखनी होगी, उदाहरण को याद रखना अनिवार्य है, समझ रहे हो?
और अपने आप बायोलॉजी में भाषा बनानी है, ये भी अनिवार्य है। ठीक है, अब विषम बाढ़ दंती। विषम बाढ़ दंती में मैं बता देता हूं आप लोगों को कि नाम से क्या पता लग रहा है बच्चों, बताइए जरा। मतलब विषम मतलब अलग अलग, समझ रहे हैं? तो भिन्न भिन्न प्रकार के दांत जिस किसी भी जीव में आएंगे उनके दांतों को हम क्या बोलेंगे? विषम बार दंती, जिसको अंग्रेजी भाषा में हेटेरोडोंट बोलते हैं, मतलब जिनका आकार एक समान नहीं होगा। ठीक है ना? तो समस्त जो अपने पास में लिखा हुआ है, समस्त दांत असमान, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, एक समान नहीं। समझ गए बच्चे? एक समान नहीं। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा? विषम बाढ़ दंती आ गया। आ गया बच्चे? अब इसका उदाहरण क्या जा सकता है? इसका उदाहरण होगा मानव। कौन होगा? हम तो सबसे बड़े जानवर है भैया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, उदाहरण क्या आ जाएगा अपने पास में इसका? मानव। ठीक है, तो ये बात आप ख्याल रखें, मानव। तो ये बात है। अब विषम बाढ़ दंती, जब समस्त दांत एक समान नहीं है तो इसका मतलब असमान है। असमान होंगे तो उनके नाम भी होंगे कुछ ना कुछ। तो कौन से दांत का कैसा शेप रहता है उसके बारे में तो मैं आगे बात करूंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं विषम बाढ़ दंती जो है उसमें आपको बता रहा हूं 4 प्रकार के दांत रहेंगे, जिसके बारे में आपने बहुत सुना हुआ होगा। यदि नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूं। इसमें आपके पास में रहेगा कृतनक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। बड़े गंदे नाम है यार। ठीक है, इंग्लिश बोलूं? इंसाइजर्स, केनाइन, प्रीमोलार, मोलार। इसको आपको क्या है कि अंग्रेजी में भी याद रखो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसको कई बार सवाल इस तरीके से आ भी जाता है, क्योंकि इसका क्या होता है? चिन्ह होता है, और चिन्ह अंग्रेजी स्पेलिंग के माध्यम से है। इस वजह से अभी बता रहा हूं आपको, समझा रहा हूं। तो 4 प्रकार के अपने पास में विषम बाढ़ दंती में दांत रहेंगे। कौन से हैं? कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। इनका अंग्रेजी क्या है बेटा? इसको क्या पढ़ेंगे? इंसाइजर, इसको कैनाइन, इसको प्रीमोलार, और इसको क्या पढ़ेंगे? मोलार दांत पढ़ेंगे। आ रही है बात समझ में? आ रही है ना? तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है। अब इसको मैं एक सारणी के माध्यम से आपको समझाता हूं। सारणी के माध्यम से मैं 3 पॉइंट क्लियर करना चाहूंगा, इसका आकार, इसका कार्य और इसकी संख्या। थोड़ा सा इसके अंदर आपको अंग्रेजी इस्तेमाल करना पड़ेगा बेटा, जिससे आपको क्या होगा? थोड़ा आइडिया लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये आ जाते हैं नाम इसी प्रकार से। तो पहला आपके पास में जो आ रहा है इसके अंदर, जिसके बारे में बात करने जा रहा हूं। अब एक और, उससे पहले सारणी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज से अवगत करवाना चाहूंगा। जो ये इंसीजर्स, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर है, इनके क्या होता है? कुछ चिन्ह होते हैं, शॉर्ट में चिन्ह होते हैं ना। जैसे आपने आवर्त सारणी पढ़ी होगी, तो आवर्त सारणी में क्या है कि प्रत्येक उसके क्या है? आपके पास में चिन्ह है। समझ में आ रही बात? तो इसमें भी क्या होता है? चिन्ह होते हैं। तो इंसीजर जो होता है आपके पास में, उसको आप प्रदर्शित करते हो किससे? आई से। किससे? आई से। इसको सी से, इसको पी, एम से, और इसको किससे प्रदर्शित करते हो आप? एम से। समझ में आ रही बात? तो मैं जब वर्गीकरण समझा रहा हूं आपको, तो मैं इसका चिन्ह इस्तेमाल करूंगा ताकि आप उससे परिचित रहो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहां पे सबसे पहले मैं किसकी बात करता हूं? इंसाइजर की बात कर रहा हूं। आकार इसका कैसा रहता है? देखिए, आकार को थोड़ा सा मैं अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल करूंगा, लेकिन आपको मैं समझा रहा हूं। इसको चिशल आकार बोलते हैं। जैसे एक तलवार नहीं होती या ब्लेड नहीं होती, जैसे ब्लेड का जो, जैसे ब्लेड है उसका साइड में जो आपके पास में हिस्सा होता है जिससे अपन कट लगाते हैं। ठीक है, तो ऐसा इतना सा कट किया तो वो क्या होता है? कोई भी चीज कट जाती है। समझ रहे हो मेरी बात को? या तलवार है, उसकी धार होती है, धारदार नहीं होता, धारदार, उसको अपन क्या बोलते हैं? यहाँ पे चिशल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिशल। थोड़ा सा कट लगाते कट जाए तो उसको बोलते हैं। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा? चिशल शेप आएगा। क्या आएगा? चिशल आकार का, जिसको अपन लोग नॉर्मली धारीदार कह सकते हैं। ठीक है, धारीदार, लेकिन एक बात याद रखना, कटने योग्य। नॉर्मल धारी नहीं, कटने योग्य। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी यहाँ पे। ठीक है, कार्य क्या रहेगा इसके अंदर? कार्य इसका क्या रहेगा? आपके पास में जो फूड है उसको आपको क्या करेगा? यहाँ पे ये कट करने का काम करेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूं? कटिंग। ठीक है, ये तो आप समझ जाएंगे इसके अंदर। याद रखिएगा, ये समस्त कार्य भोजन के ऊपर अप्लाई होते हैं, क्योंकि आपके मुख गुहा में जब भोजन जाएगा तो दांत उसको क्या करता है? चबाने का कार्य करता है, उसको भोजन को फाड़ता है, उसको भोजन की ग्राइंडिंग करता है, सब काम वही करता है। ठीक है,
संख्या के बारे में अभी मैं बात करूंगा आपसे थोड़ी सी देर में। दूसरी बात करते हैं अपन कैनाइन के बारे में। किसके बारे में? कैनाइन के बारे में। कलर ले लेते हैं यार, ऑप्शन अवेलेबल है डिजिटल में यार, कलर तो लेंगे ही, ठीक है। तो कैनाइन के बारे में बात करते हैं। कैनाइन का क्या होता है आपके पास में? नुकीला। क्या होता है? नुकीला। इसको बोलते हैं शार्प पॉइंटेड, नुकीला। तो यहां पे मैं लिख देता हूं इसके अंदर नुकीला। तो ये आपको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब इसका कार्य क्या रहेगा? टीयरिंग, उसके बाद में इसके कटिंग, कटिंग का मतलब काटना, टीयरिंग भोजन को ये फाड़ देगा, समझ रहे हो। तो ये चीज आ जाएगी। तो इसका मैं आपके पास में कार्य लिख रहा हूं यहां पे, टीयरिंग। क्या जाएगा? टीयरिंग ऑफ फूड। थोड़ा सा आपको अंग्रेजी इसलिए मैं यहां पे लिखवा रहा हूं क्योंकि ये चीज काम आएगी बेटा अंग्रेजी में ही, ठीक है। साथ साथ में हिंदी भी बोल रहा हूं पूर्ण रूप से। अगर आपको हिंदी में पढ़ना हो तो कोई वो ऐसा लोड नहीं है, आप सुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। संख्या अभी मैं डिस्कस करूंगा, ये आपको कहा ही है मैंने। अब मैं तीसरी बात कर लेता हूं किसके बारे में आपके पास में? प्रीमोलार के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात कर लेते हैं? प्रीमोलार, PM, समझ रहे ना। ये देखो प्रीमोलार, अग्रचारणक। प्रीमोलार, इसका आकार जो रहता है वो मुख्य रूप से रहता है ट्रायंगुलर, यानी त्रिभुजाकार। मतलब पूरा त्रिभुजाकार नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य यहां पे ये है कि जो मतलब होता है ना कि ट्रायंगुलर शेप का बनता है, पूरा वैसा नहीं, स्लाइटली सेम। तो यहां पे अपन क्या लिख देंगे? यहां पे त्रिभुजाकार। तो ये आप थोड़ा सा यहां ध्यान रखिए, त्रिभुजाकार। कार्य इसका होता है ग्राइंडिंग। अब जब काट दिया, उसको फाड़ दिया, तो अब हम उसको क्या करते हैं? मिक्सर ग्राइंडर में घोटते नहीं है, ठीक है। आमरस पिया है भाई, आमरस, ठीक है। आम लाया, उसको आपने छीला, उसको काटा, फिर उसको थोड़ा सा ऐसे क्रश किया और कहां डाल दिया? मिक्सर ग्राइंडर में। अब क्या कर रहे हो? उसका रस बनाने के लिए ग्राइंडर को घुमा रहे हो, जिससे क्या हो रहा है? वो घुट जाएगा। समझो मेरी बात को। तो ये भी कुछ ग्राइंडिंग की तरह ही काम करता है, ठीक है। तो यहां पे इसका कार्य क्या जाएगा? ग्राइंडिंग। समझ रहे हैं मेरी बात को? ग्राइंडिंग। चौथा जो आपके पास में रहेगा वो आपके पास में आ जाएगा इसमें, यहां पे मैं बता रहा हूं, मोलार। मोलार जो आपके पास में आ रहा है, ये चाणक जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इसका आकार रहता है मुख्य रूप से रेक्टेंगुलर शेप का रहता है। कैसा रहता है? रेक्टेंगुलर शेप का। सुने हो नाम? अगर सुने हो तो कमेंट में ड्रॉप करना, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा? रेक्टेंगुलर शेप आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे इसका कार्य क्या रहेगा? कार्य प्रीमोलर और मोलर का क्या होता है? सेम होता है। तो इसलिए यहां पे कार्य इसका भी क्या रहेगा? ग्राइंडिंग का कार्य रहेगा, ठीक है। बताया अभी आपको, जैसे किसी चीज को घोटने के लिए मिक्सर ग्राइंडर नहीं काम में आता, वैसे ग्राइंडिंग करने का इसमें कार्य रहेगा। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब संख्या की बात करनी है बच्चों। इस वीडियो में मैं आपको दांत का सूत्र नहीं बता रहा हूं। तो दांत का जब तक सूत्र आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप संख्या नहीं बता पाओगे। तो मैं यहां पे एक बार डायरेक्ट इसकी संख्या लिख रहा हूं, परंतु आपको इसकी संख्या निकालने के लिए मेरा अगला वीडियो देखना होगा, जिसमें आपको क्या होगा? दंत सूत्र के बारे में बताया जाएगा। और आप उस वीडियो देखने के बाद में मैं बता देता हूं आपको कि आप आराम से इनकी संख्या निकाल लोगे, इसको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो वैसे मानव का दंत सूत्र होता है वयस्क व्यक्ति का 2123/2123 होता है, लेकिन इन सब के बारे में हम लोग दूसरे वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल ये वीडियो वर्गीकरण पे चल रहा है, तो संख्या मैं लिख देता हूं ताकि ये सारणी खाली ना रहे। परंतु फिर से मैं वही चीज दोहराऊंगा आपके पास में कि इसका आपके पास में संख्या निकालने का तरीका आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। तो यहां पे सबसे पहले इंसाइजर की बात कर रहा हूं मैं आपके पास में। तो 2123 होता है इसके अंदर। तो आपके पास में इसके अंदर आ जाएगा कितने तीत होंगे इसके अंदर? यहां लिख देता हूं मैं इसको रेड कलर से। 8 ये दांत होते हैं बेटा, 4 ये दांत होते हैं, ठीक है। कौन से? कैनाइन। फिर 8 ये होते हैं और 12 ये होते हैं। तो कितने हो गए बेटा? 2123, यानी कि 8 और 4 कितने हो गए? 12, 12 और 12 24, 24 और 8 कितने हो गए? 32। सिर्फ संख्या बताइए, ये संख्या कैसे आई सर? वैसे तो देखो मैं बता दूं आपको, कहने को कह सकता हूं मैं कि यार ये तो याद करनी पड़ेगी, लेकिन नहीं, हम लोग इसको समझेंगे पूरा डिटेल में कि ये निकाली तो किस प्रकार निकाली, इसमें फॉर्मूले का क्या रोल है। बट आपको थोड़ा सा सब्र रखना होगा। मेरा जैसे ही अगला वीडियो अपलोड होगा उसमें यही जानकारी आपको मिलेगी।
समझ रहे मेरी बात को? तो यहां तक हम लोगों ने 2 वर्गीकरण पढ़ लिए हैं, ठीक है। कौन कौन सा हो गया अपने पास में? सेट के आधार पे हो गया और आकार के आधार पे हो गया। फिर हमने हेटेरोडंट को पूरा अच्छे से क्लासिफाई कर दिया, यानी कि विषम बारदंती को। इनके कार्य भी देख लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर तीसरा आधार के बारे में स्टडी करते हैं। जबड़ा अस्थि में धसे रहने के आधार पर दांत का वर्गीकरण। इस वर्गीकरण को पढ़ाने से पहले मैं कुछ जानकारी देना चाहूंगा। मानव में 2 जबड़े हैं, एक ऊपरी जबड़ा, एक निचला जबड़ा। आप अपने जबड़े को हिला करके देखिए अभी ही, कौन सा जबड़ा गति करता है और कौन सा नहीं करता है। तो करिए, जल्दी करिए। अब आपने ये देखा होगा कि ऊपरी जबड़ा जो होता है बेटा, वो हमेशा स्थायी होता है। समझ लो, कोई भी चीज खा रहे हैं या कोई भी चीज कर रहे हैं, ऊपरी जबड़ा कभी भी मूव नहीं करता है। जबड़ा सिर्फ और सिर्फ निचला जबड़ा मूव करता है। समझ लो, गति कौन करता है? निचला जबड़ा मूव करता है। फिर से ट्राई कर लो यार, एक बार और फिर से ट्राई करके देख लो, देख लो, देख लो। कोई भी अपना पर्सनल जबड़ा है यार, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो जबड़ा अस्थि में धसे रहने के आधार पर, जबड़ा अस्थि अंग्रेजी भाषा में जॉ बोलते हैं जबड़ा को, है ना। जबड़े 2 होते हैं, ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा। ऊपरी जबड़ा अस्थि होती है मैक्सिला अस्थि, निचली जबड़ा अस्थि होती है मैंडिबुलर अस्थि, ठीक है। अब इन अस्थियों के बारे में तो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन जबड़ा अस्थि का एक अन्य नाम और होता है यहां पे, जिसका नाम है एल्वोलार बोन। एल्वोलार अस्थि। अस्थि का अंग्रेजी नाम क्या है बेटा? बोन, है ना। हड्डी, हड्डी हिंदी नाम है, बोन अंग्रेजी नाम है, अस्थि शुद्ध हिंदी नाम है, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं, इसका एक अन्य नाम और होता है जबड़ा अस्थि का, उसको बोलते हैं एल्वोलार बोन या एल्वोलार अस्थि। हिंदी ही लिख देता हूं मैं यहां पे आपके पास में, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब जबड़ा अस्थि में धसे रहने के आधार पर दांत को 3 भाग में विभाजित करते हैं। तो पहला भाग कौन सा आ जाएगा इसके अंदर, जरा गौर फरमाइएगा। यहां पे पहले को लिखते हैं हम एक्रोडंट, ठीक है, एक्रोडंट, समझ रहे हैं। दूसरा नाम जो होता है वो होता है प्लूरोडंट। तीसरा नाम जो होता है वो होता है थीकोडंट। समझ रहे हो? ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके नाम मैंने यहां लिखे तो हैं आपके पास में, एक्रोडंट, प्लूरोडंट और थीकोडंट, लेकिन आपके लिए सबसे ज्यादा परीक्षा में आने लायक जो है वो है थीकोडंट। इससे आपको समझ में आ गया होगा, मतलब ये मानव में होगा, इसीलिए सर कह रहे हैं, है ना। ऐसे तो सर कहते नहीं है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो थीकोडंट, थीकोडंट का हिंदी नाम होता है बेटा गर्तदंती। क्या नाम होता है? गर्तदंती। क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसका हिंदी नाम यहां पे लिख देता हूं बेटा, यहां पे गर्तदंती। बाकी आपसे मैं यही दरख्वास्त करूंगा बेटा कि इसका अंग्रेजी नाम याद रखें, जिससे आपको आगे आने वाले समय में बहुत आसानी रहेगी। एक्रोडंट, प्लूरोडंट, थीकोडंट। बहुत अच्छे समझना, मैं यहाँ पे 3 चित्र बना के समझाऊंगा आपको, और वो आपको बहुत अच्छे से पता रहना चाहिए। देखिए इधर, अगर मैं कहता हूं कि ये बेटा मेरे पास में एक जबड़ा अस्थि है, ठीक है, भर दे क्या इसको, जबड़ा अस्थि को पूरा, तो चलो भर देते हैं इसको पूरा अंदर से, कि ये मेरे पास में क्या है, यहाँ पे जबड़ा अस्थि आ गई है पूरी की पूरी। जबड़ा अस्थि का एक और नाम क्या होता है बेटा? एल्वोलार अस्थि। तो ये मान लीजिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जबड़ा अस्थि को बता दिया, ब्लू कलर से दिख रहा होगा आपको। अब इस पे दांत का अरेंजमेंट किस प्रकार रहेगा वो अपन को बात करनी है। तो देखिए, जबड़ा अस्थि के ऊपर की तरफ ही दांत जो रहेंगे, अंदर धसेंगे नहीं। तो इस प्रकार का अरेंजमेंट, इस प्रकार का व्यवस्था का क्रम जिस भाग में आता है वो होता है एक्रोडंट। समझ रहे हो? मतलब ऐसे जीव, कैसे जीव? ऐसे जीव, समझ रहे हो? ऐसे जीव जिसमें दांत कहां रह रहे हैं? जबड़ा अस्थि के ऊपर ही रह रहे हैं, अंदर बिल्कुल भी नहीं धस रहे हैं। तो इस प्रकार का दांत का अरेंजमेंट एक्रोडंट श्रेणी में रखा जाता है। किस प्रकार रहते हैं दांत? देखिए जरा इधर, ठीक है। तो दांत किस प्रकार रह रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं, सिर्फ एक समझाने के हिसाब से। ऐसे ये त्रिभुजाकार दांत बना रहा हूं बेटा, ताकि आपको पता लगे, और इनके बीच में गैप भी बना रहा हूं। गैप नहीं होता है दांत में इसमें मुख्य रूप से, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के हिसाब से बता रहा हूं। तो ये इसका नाम क्या लिख दूं मैं? इसका नाम आ गया
जबड़ा अस्थि। क्या आ जाएगा? जबड़ा अस्थि। जबड़ा अस्थि का अन्य नाम एल्वोलार बोन। अच्छा, जबड़ा कोई भी हो सकता है, ये ऊपरी जबड़ा, निचला जबड़ा, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपन तो सिर्फ समझ रहे हैं ना, चाहे आप ऊपरी को ले लो चाहे आप निचले जबड़े को ले लो, ठीक है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि सर ऊपरी जबड़े में तो पूरे अंदर धसे में और निचले जबड़े में बाहर निकले हुए, भाई ऐसा तो होगा नहीं ना, है क्या किसी के? भाई नहीं है ना। चलो ठीक है, तो ये क्या आपके पास में? दांत। तो दांत कहां पे है इसमें बच्चे? जबड़ा अस्थि के ऊपर की ओर ही है। तो इस प्रकार का कैसा अरेंजमेंट किसमें आएगा? एक्रोडंट श्रेणी में आएगा। समझ गए इस बात को अच्छे से? समझ रहे ना? उदाहरण क्या हो सकता है? अब सोचो, जबड़ा अस्थि के ऊपर ही है, मैंने एक पंच मारा, दांत टूट गए, फिर से दांत आ गए यार, फिर पंच मारा, फिर कोई टक्कर हो गई मान लो, फिर से टूट गए, फिर से आ गए, फिर से टूट गए, फिर आ गए, मतलब ये तो बार बार आ रहे दांत। तो क्या होगा? पहला पता है आपको, बताया था मैंने कि जो बार बार दांत आते हैं उसको क्या बोलते हैं? बहुबारदंती। और इसका उदाहरण क्या है? मेंढक और मछलियां। तो उसका उदाहरण एक्रोडंट का क्या आ जाएगा बेटा आपके पास में? क्या आ जाएगा? मेंढक और मछलियां। उदाहरण सेम है। उदाहरण को इस प्रकार ही याद रखना है हमको, है ना। तो ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से ख्याल रखनी होगी। और मैं यहां पे आपके पास में उदाहरण पेश कर देता हूं, यहां पे लिख देता हूं एक उदाहरण, यहां पे इस प्रकार इधर की तरफ लिख रहा हूं, आप लोग देखिएगा। उदाहरण आ जाएगा मेरे पास में यहां पे मेंढक, एक मैंने क्या लिख दिया? मेंढक, और एक क्या लिख दूं मैं? मछलियां। समझ गए क्या? बोलो हाँ, है ना? समझ गए ना? बिल्कुल। अब हम दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं, वो कौन सा है? प्लूरोडंट। फिर से चित्र के माध्यम से समझा रहा हूं, देखना अच्छे से कैसे होगा। देखिए, अगर मान लीजिए ये जबड़ा अस्थि है, इस प्रकार जबड़ा अस्थि मैंने बना दी, बीकर नहीं है बच्चे, ये समझाने के लिए बना रहा हूं। सर आपने इसमें तो जबड़ा अस्थि ऐसे बनाई थी और आप इसमें ऐसे बना रहे हो, तो बेटा मैं आपको बता दूं कि इसमें मेरे को जबड़ा अस्थि जो होती है उसके बीच में जो सॉकेट होता है, खड्डा होता है ना, उसको शो करना है, यहाँ पे उसको दर्शाना है, जिससे मैं आपको समझा पाऊंगा। जैसे हमारे दांत भी क्या है, अंदर जबड़े के अंदर धसे हुए ना, तो कोई ना कोई गड्ढा है, अंदर सॉकेट है, उसमें तो जा रहा है। अगर कोई प्लग है, प्लग को आप स्विच में डालते हो तो उसमें वो खड्डे होते हैं, तभी तो उसके अंदर इंसर्ट करता है ना, तो वो क्या होता है? सॉकेट ही तो होता है। वही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अब मैं कह रहा हूं कि प्लग को आपको सॉकेट में डालना ही नहीं है, ऊपर ही टिक जाएगा, तो सॉकेट क्या काम के? सॉकेट बंद कर दो। इसलिए मैंने क्या किया, इसमें सॉकेट शो ही नहीं किया आपको, जबकि इसमें सॉकेट शो कर रहा हूं। सॉकेट समझ रहे हो ना बच्चे? गड्ढा जिसके अंदर अपन कोई चीज धसा देंगे इसमें, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है आपके पास में, जो दांत होता है, एक तो दांत थोड़े क्या होते हैं इसमें, हल्के हल्के लंबे से होते हैं, जिस जीव में प्लूरोडंट मिलेगा। और दांत क्या होता है? जबड़ा अस्थि के किसी भी एक साइड में होगा, दूसरी साइड में क्या होगा? गैप प्रेजेंट होगा। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? चित्र के माध्यम से देखो। अगर मैं कह रहा हूं कि यहां पे दांत है, तो ये दांत का अरेंजमेंट इसके अंदर कुछ इस प्रकार होगा। तो ये जबड़ा अस्थि के केवल एक जगह पे है, समझो, पार्श्व में, चाहे इधर हो जाए चाहे इधर हो जाए, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही जगह पे रहेगा। अच्छा ये भी याद रखना, अगर ये एक इतना एक सॉकेट है तो इसमें दो दांत नहीं आएंगे। सर कह दोगे एक इधर से भी डाल दें तो दांत, अरे बेटा ऐसा नहीं होता है ना। बनावट जिस प्रकार बनाई गई है उसके बारे में मैं विवरण दे रहा हूं आपको, आकारिकी बता रहा हूं आपको। तो यहां पे दांत कहां रह रहा है? जबड़ा अस्थि के सॉकेट के पार्श्व में रह रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? प्लूरोडंट। तो ऐसे जीव, कैसे जीव रे? ऐसे जीव जिनके अंदर दांत जो है वो जबड़ा अस्थि के सॉकेट के पार्श्व में एक और स्थित होता है, इस प्रकार के जीव की दांत की श्रेणी को प्लूरोडंट में रखते हैं। उदाहरण सरीसर्प वाला आएगा, रेप्टाइल्स वाला आएगा, ठीक है ना। इनके एक्सेप्शन केस भी होते हैं, अपवाद भी होते हैं, लेकिन उसका मैं एक स्पेशल वीडियो अपलोड करूंगा इसमें, दांत में स्पेशल पॉइंट्स में बाद में, ठीक है। तो उसके अंदर आपको जानना होगा, ठीक है, उसका एक अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो अभी आपके आरबीएसई बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो उदाहरण आपके पास में इसके अंदर मैं लिख देता हूं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा आपके पास में? सरीसर्प, रेप्टाइल्स, ठीक है। ये बात आप याद रखना। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये तो आपके पास में बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसका नाम क्या है? विषम थिकोडंट, यानी गर्तदंती। अर्थात दांत का
जबड़ा अस्थि में पूर्ण रूप से धसे रहने को क्या बोलते हैं हम लोग, इसमें गर्त दंती बोलेंगे। तो गर्त दंती के अंदर आपके पास में किस प्रकार रहेगा, देखिए जरा एक चित्र बना करके आपको समझा रहा हूं छोटा सा। गर्त दंती हमारे पास में पूरे सिलेबस में भी है और हम लोग इसके बारे में आगे भी बात करने वाले हैं। सपोज कीजिए ये आपके पास में क्या है, जबड़ा अस्थि है। ये मानव में मिलता है बेटा इस प्रकार का अरेंजमेंट। ये जबड़ा अस्थि है और ये जो लाइनिंग कर रहा हूं ये पूरा जबड़ा अस्थि का ही एरिया है, ठीक है, चाहे वो ऊपरी जबड़ा हो चाहे वो निचला जबड़ा हो। अब इसमें दांत का अरेंजमेंट किस प्रकार रहेगा, देखिए ये जबड़ा अस्थि को पूर्ण रूप से क्या करेगा, आपके पास में घेरेगा। तो आपको ये बात यहां पे ख्याल रखनी होगी और इसका विस्तृत अध्ययन भी हम लोग करेंगे, हमारे सिलेबस में है दांत की संरचना। पूर्ण रूप से इसका बड़ा डायग्राम बना के बताऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन से स्तर होते हैं, कैसे ये होता है, पूरा ठीकोदंड पूरा सिलेबस में बेटा अपने, ठीक है। इसका अपन बात करेंगे आने वाले वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ही दंत फॉर्मूला और यही बात करेंगे अपन दंत की संरचना के बारे में। तो देखो मेरा कहने का तात्पर्य यहां पे ये था कि जो दांत है ना, दांत वो सॉकेट को पूरा कवर कर लेगा। अर्थात इसका मतलब ये नहीं कि दांत पूरा का पूरा अंदर ही दबा हुआ है, बाहर दिख ही नहीं रहा है। दिख रहे हैं ना अपने दांत, बाहर दिख रहे हैं ना, तो ये बात को आपको दिमाग में रखना होगा। इसका भी अभी मैं आपको एक जानकारी दूंगा जिसके माध्यम से आपको और थोड़ा क्लियर हो रहा है। एक बार मैं नाम लिख देता हूं। इसका नाम तो आपके पास में पता ही है, क्या हो जाएगा, एल्वोलार अस्थि या जबड़ा अस्थि। जानते हो इसके बारे में या नहीं जानते, बताइए जरा, जानते होंगे। और ये इसके अंदर जो आ रहा है आपके पास में, ये क्या है, दंत, पूरा दंत है, ठीक है। आपको लगेगा सर ये पूरा थोड़ी ना हुआ है, कुछ भाग तो ऊपर की तरफ भी है। मैं आपको ये समझा रहा हूं यहां पे कि जो दांत है वो सॉकेट पूरा कवर कर लेगा अंदर का, उसमें स्थान नहीं रहेगा, ये बताना चाह रहा हूं आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दांत पूरा सॉकेट के अंदर यूं ऐसे धस जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं दांत का अधिकतम भाग जो है वो जबड़ा अस्थि के अंदर धस करके उस सॉकेट को पूरा कवर कर लेगा, जैसा इसमें नहीं किया हुआ और इसमें ऊपर ही है, इसमें तो गए ही नहीं अंदर। तो ये चीज है। अब एक और खास बात ध्यान रखिए, देखिए यहां पे हमारे पास में होते हैं मसूड़े, है ना, मसूड़े होते हैं ना, गम्स, जिसको हिंदी भाषा में मतलब इंग्लिश में बोलते हैं गम्स, ठीक है ना। तो ये चीज होती है। तो थोड़ा सा मैं आपको विवरण यूं देना चाह रहा था इसके बारे में। वैसे तो मैं इसका अगले वीडियो में अध्ययन कराऊंगा पूर्ण रूप से, लेकिन फिर भी आप समझिए थोड़ा सा, ताकि आपका थोड़ा और डाउट क्लियर हो। जो मसूड़ा होता है, मसूड़े से ऊपर वाला भाग, मसूड़े से कौन सा, ऊपर वाला, देखिए ये वाला भाग, ये वाला, सिर्फ इतना भाग, इधर और इधर का भाग, ये दांत का क्राउन पार्ट, क्राउन मतलब शीर्ष भाग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शीर्ष भाग। भाई एक दांत के 3 भाग होते हैं, एक शीर्ष, एक ग्रीवा और एक जड़, जिसको रूट बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला भाग जो क्या है आपके पास में मसूड़े से भी ऊपर है, यानी व्हाइट कलर का जो भाग जो हमको दिख रहा है अभी हम लोग, इस पे हम लोग ब्रश फेरते हैं, ठीक है, वो क्या आपके पास में क्राउन पार्ट है। अंग्रेजी में लिख रहा हूं यहाँ पे क्राउन, वैसे इसको क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। अगले वीडियो में मैं इसके बारे में डिटेल में बात भी करूंगा, तब मैं वहां पे और आपको बता दूंगा। और दांत का सबसे छोटा भाग जो मसूड़े के अंदर धसा हुआ है उसको बोलते हैं ग्रीवा, यानी कि नेक वाला भाग। तो ये वाला भाग, इतना भाग होगा जो मसूड़े के अंदर धसा रहेगा, तो उसको अपन लोग क्या भाग बोलेंगे बेटा, नेक रीजन। क्या बोलेंगे, नेक भाग। और दांत का सबसे बड़ा भाग जो जबड़ा अस्थि में धसा रहता है उसको बोलते हैं रूट या जड़, ठीक है। मतलब अर्थात क्या कह सकता हूं मैं आपके पास में, थोड़ा सा आपको समझना होगा, यहां से लेकर के यहां तक का भाग जो है वो किस में आ रहा है, रूट वाले भाग में आ रहा है। आ रही है बात समझ में। तो दांत के 3 भाग इस प्रकार से विभाजित होते हैं। फिर भी मैं आपको कह रहा हूं, मैंने सिर्फ आपको ऊपरी रूप से बताया अभी, ठीकोदंड अपने पूरा सिलेबस में है, इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना होगा मेरा, समझ गए। तो मैंने दांत का वर्गीकरण आपको 3 बता दिए मैंने आप लोगों को। इसका उदाहरण मैं बता देता हूं आपको। इसका उदाहरण जो आपके पास में आ रहा है आपको पता ही है क्या होगा, मानव। लेकिन अगर कोई आपके घोचा कर दे, कह दे कि मानव के अलावा उदाहरण बताओ, तो आप क्या कहोगे, सर मेरे को तो पता ही नहीं। ऐसा मत कहना। मानव के अलावा इसका उदाहरण मगरमच्छ भी होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्रोकोडाइल इज द अनदर एग्जांपल। तो यहां पे ये भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। तो यहां पे मैं लिख देता हूं छोटा सा मगरमच्छ। मगरमच्छ भी इसका उदाहरण है, मगरमच्छ भी इसको फॉलो करता है। आ रही बात समझ में। तो ये मैंने यहां पे दांत का वर्गीकरण को समाप्त किया है।
अब मैं यहाँ पे कुछ आपको विशेष बिंदु बताना चाह रहा हूं। विशेष बिंदु में आप देखिए, खरगोश में कैनाइन दांत क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। और जो चरने वाले शाकाहारी होते हैं, चरने वाले, खासकर चरने वाले हर्बीवरस जिसको अपन बोलते हैं, उनके कैनाइन दांत के मध्य क्या होता है? स्पेस होता है, जगह होती है, रिक्त स्थान होता है। तो इस फंडे को, इस फिनोमिना को, इस बात को हम लोग बोलते हैं डायस्टेमा। क्या बोलते हैं? डायस्टेमा बोलेंगे। हरी बच्चों में दिख रहा है आपको, यहां पे लिखा हुआ डायस्टेमा। तो ये बात आपको यहां पे ख्याल रखनी होगी, ठीक है। अब मैंने जो 3 स्टार लगा के बताया है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि मानव का दंतीकरण क्या होगा, ठीक है। मैंने आपको कहा था, वीडियो स्टार्ट हुआ तब मैंने कहा था आपको कि आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो मानव के अंदर या मानव में जो कैटेगरी मिल रही है उसको ध्यान रखना है। तो बेटा 3 आधार पढ़े, तीनों आधार में जहां जहां उदाहरण मानव का आया उन तीनों को साथ में लिख दो, तो वो मानव का दंतीकरण हो जाता है। कई बार बहुविकल्पीय सवाल में ये सवाल आ जाता है कि मानव निम्न में से मानव का दंतीकरण है। 1 नंबर के सवाल में भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं मानव का दंतीकरण लिखिए। तो अगर मैं आपको इसमें पीछे की तरफ लेके जाऊं, देखिए फटाफट से, तो यहां पे बहुबारदंती, द्विबारदंती, एक बारदंती, कौन से मारा था मानव? द्विबारदंती में। तो एक तो ये पकड़ में आ गया हमारे को। दूसरे में क्या था अपने पास में? विषम बारदंती में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में अपने पास में किस में आ रहा था? थिकोडंट, गर्त दंती में आ रहा है। तो इन तीनों कैटेगरी का ऑप्शन जहां पे हमको मिलेगा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक ए ऑप्शन है जिसमें हम लोगों ने क्या लिखा है, यहां पे क्या लिखा आपके पास में? सबसे पहले कौन सा था आपके पास में? द्विबार दंती, ठीक है। और कॉमा करके लिखा हुआ है यहां पे आपके पास में विषम बार दंती, ठीक है। और 3 नंबर पे आपके पास में लिखा हुआ है, वो आपके पास में कौन सा है? गर्त दंती। तो जिस किसी भी ऑप्शन में ये तीनों मिले उसी को ही आपको राइट करना है। कई बार ऐसा भी हो जाएगा बच्चे, यहां पे आपके पास में लिखा जाएगा एक बार दंती और ये दोनों आपके पास में सेम रह जाएंगे, समझ रहे हो। कई बार ऐसा भी हो जाएगा आपके पास में, यहां पे लिखा हुआ आ जाएगा एक बार दंती और यहां पे सम बार दंती आ गया और यहां पे आपके पास में गर्त दंती है। तो आपको क्या होगा, ऑप्शन के ऊपर अगर बहुविकल्प पे सवाल आता है तो आपको यही 3 को देखना होगा, इसी 3 के ऊपर आपको काम करना होगा, द्विबारदंती, विषम बारदंती और गर्त दंती। राजस्थान बोर्ड में आपको क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछेगा, समझ रहे मेरी बात को। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये बहुविकल्पी के आधार पे भी आ सकता है और साथ ही साथ में किसके आधार पे भी आ सकता है? 1 नंबर के सवाल में भी पूछा जा सकता है। अब मैं आपको एक चीज और यहां पे अवगत करवाना चाह रहा हूं, जो दांत है अंतिम चरण पे है हम लोग बिल्कुल इसमें। तो दांत जो आ रहा है उसका उद्भव कैसे होता है, मतलब दांत का उद्भव। दांत का उद्भव आप लोगों ने 11वीं कक्षा में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो भी आप लोग इधर देखिए, आपको पता लगेगा, ठीक है। उद्भव की बात कर रहे हैं, तो जब किसी भी अंग का मानव में उद्भव होता है तो हमारे को एक बात याद आती है दिमाग में कि जब मानव भ्रूणीय अवस्था में होता है, माता के गर्भ में होता है, तो उस समय पे क्या होता है कि 3 लेयर बनती है, 3 स्तर बनते हैं जिनका नाम आपने बहुत अच्छे से सुना है, एक्टोडम, मीजोडम और एंडोडम। सुने होंगे आप नाम। वर्गीकी की इकाई आई थी आपके पास में 11वीं कक्षा में, उसमें भी आया था। तो शरीर के जो जितने भी अंग हैं उन अंगों का उद्भव इन तीनों में से किसी एक स्तर से हो सकता है, 2 स्तर से हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, लेकिन इन तीनों स्तर में से ही होगा, समझ रहे हैं। 12वीं कक्षा में जब हम जनन का अध्याय पढ़ेंगे, मानव जनन का, तो उसमें हम एक सारणी भी बताएंगे जिसमें आपको बताएंगे एक्टोडम से कौन कौन से आते हैं, मीजो से कौन से आते हैं और एंडो से कौन कौन से आते हैं। लेकिन यदि आपको कोई पूछता है कि दांत का उद्भव कौन से होता है, कहां से होता है, तो आपका आंसर होगा भ्रूणीय एक्टोडम प्लस मीजोडम, ठीक है। तो ये बात आपको यहां पे ख्याल रखनी होगी। रखोगे क्या, जैसे यहां पे आपके पास में क्या आ जाएगा, किससे हो रहा है? एक्टो प्लस मीजोडम से। ये आपके पास में क्या हो रहा है, इसका उद्भव होगा, ठीक है। यदि आपको वहां पे ऑप्शन में, जैसे मैं आपको बता देता हूं बहुविकल्पीय सवाल को टैकल करने का तरीका मात्र 2 मिनट में, ठीक है। यहां पे अगर आपको ऑप्शन में दे दिया एक्टोडम, बी में दे दिया आपको मीजोडम और सी में आपको दे दिया आपके पास में एक्टो प्लस मीजोडम और यहां पे आपको पास में दे दिया डी में नन, नन मतलब समझ रहे हैं ना, निम्न में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक कैटेगरी ये दे दी आपको, दूसरी कैटेगरी आपको दे दी, ए पे आपको दे दिया एक्टोडम, बी पे आप लोगों को दे दिया मीजोडम, सी पे आपको दे दिया एंडोडम और डी पे आपको दे दिया नन।
एक कैटेगरी ये हो गई आपके पास में। अब देखिए यहां पे तीसरी कैटेगरी भी है, उसके अभी बता देता हूं ताकि हम साथ में चल लेंगे। उसके अंदर आपके पास में यहां दे दिया एक्टोडर्म, बी पे आपको दे दिया एंडोडर्म, सी पे आपको दे दिया एक्टो प्लस एंडोडर्म, और डी पे आप लोगों को दे दिया कोई XYZ ऑप्शन दे दिया, कोई भी नन नहीं है, मतलब निम्न में से या उपरोक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, ये नहीं है ऑप्शन डी, यहां पे उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए डायस्टेमा ही लिख देता हूं यार, कोई टर्म लिख देता हूं, डायस्टेमा लिख दिया, ठीक है, या कुछ भी इस तरह लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया। अब तीनों में अपन को ऑप्शन देखने हैं, तो पहले में आप लोग देखिए, पहले में मैं किसको टिक कर दूं, सी वाले को, क्योंकि उसमें एक्टो प्लस मीजो दोनों हैं। कई बार बच्चा क्या होता है, खुश हो जाता है, सवाल आता है तब, तो कि यार सवाल बहुत आसान है, एक्टो को टिक कर देता है कई बच्चा मीजो को कर देता है, वो सी तक जाता ही नहीं है, एक्टो और मीजो को देखता ही नहीं। आपको यहाँ पे क्या करना है, राजस्थान बोर्ड में बहुविकल्प पे सवाल आए या कहीं पे बहुविकल्प पे सवाल आए, कंपटीशन में भी आए, आपको चारों ऑप्शन पढ़ने होंगे बेटा। ठीक है, तो इसका तो ये आ जाएगा, ये वाला एक्टो प्लस मीजो। अब मैं अगर इसकी बात करता हूं आपके पास में एक्टो, मीजो, एंडो और नन, अब क्या करोगे, अब क्या करना है, सर एक्टो भी होता है मीजो भी होता है, पर दोनों तो साथ में कहीं नहीं दे रखा, तो किसको टिक करे, किसको करे बेटा, एक्टो को या मीजो को, हम करेंगे नन को टिक। समझ में आ रही बात आपको, ये बातें आपको थोड़ी दिमाग में रखनी होगी। ठीक है, अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए तो, अब यदि ऐसा ऑप्शन आ जाए एक्टो है, एंडो है, एक्टो प्लस एंडो है, कोई डायस्टेमा टर्म है, अब यहां पे मीजो कहीं पे भी नहीं है और उपरोक्त में से कोई भी नहीं है, तो मोर करेक्ट कौन सा लगता है उसको सही करना है, और मोर करेक्ट आपके पास में कौन सा जा रहा है, एक्टोडर्म जा रहा है। हारी बात समझ में, तो इस चीज को आपको दिमाग में रखना होगा। यही सवाल होते हैं, इन्हीं के आधार पे क्या होता है कि आपकी मेंटालिटी और सब चीजें जज हो जाती है। समझ रहे हैं कि आप कितना फोकस कर रहे हैं उस पर। तो यहां तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया वो एक बार आप एक सेकंड में फटाफट से देख लीजिए, सारी स्लाइड्स बता देता हूं आपको। वर्गीकरण अपन ने 3 नाम लिखे थे, सेट के आधार पे, आकार के आधार पे, जबड़ा अस्थि में धसे रहने के आधार पे। फिर मैंने आपको सबसे पहला वर्गीकरण दिखाया सेट के आधार पर, एक बार दंती, द्विबार दंती और बहुबार दंती। ठीक है, एक बार दांत आते हैं, 2 बार आते हैं और बहुत बार आते हैं। फिर मैंने आपको दूसरा वर्गीकरण बताया आकार के आधार पर, समबार दंती और विषम बार दंती, एक जैसे दांत और भिन्न भिन्न प्रकार के दांत। अब भिन्न भिन्न प्रकार के हैं तो कौन से होते हैं वो मैंने बता दिया, कृंतक, रदनक, अग्रचौर्णक और चौर्णक, इंसाइजस कैनाइन, प्रीमोलार एंड मोलार। इनका विवरण मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार रहेगा, इनका अमाप कैसा रहेगा, इनका कार्य कैसा रहेगा और इनकी संख्या कितनी होगी। मैंने ये जरूर कहा आपको संख्या को आपको निकालना अगले वीडियो में आएगा, क्योंकि मैं उसमें डेंटल फॉर्मूला बताऊंगा, आपको दांत का सूत्र बताऊंगा, उस आधार पर आप बिल्कुल अच्छे से बता पाओगे। ठीक है, मैं आपको बच्चे का दंत सूत्र बताऊंगा, मैं आपको 17 साल के वयस्क का दंत सूत्र बताऊंगा, और मैं एक पूरे अडल्ट यानी वयस्क का भी दंत सूत्र बताऊंगा, बच्चे का, 17 साल का और पूरा अडल्ट का। ठीक है, ये हम लोग बात करेंगे, कैसे निकलता है वो भी बात करेंगे। फिर मैंने आपके पास में जबड़ा अस्थि में धसे रहने के आधार पे बताया एक्रोडंट, प्लूरोडंट और थिकोडंट। फिर मैंने आपको कुछ विशेष बिंदु बताया, विशेष बिंदु में आपके पास में डायस्टेमा और खरगोश का बताया। ये सिर्फ विशेष बिंदु इसलिए बताया मैंने आपको ताकि आपका नॉलेज और वास्ट हो और इंक्रीज हो। फिर मैंने मानव के दंतीकरण के बारे में आपको समझाया, द्विबार दंती, विषम बार दंती और गर्त दंती। फिर हमने एक क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिया, दांत का उद्भव किस प्रकार से होता है। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करना स्टार्ट कर दिया और इसी में ही हम लोगों ने बात किया कि दांत का वर्गीकरण। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जाएंगे, किसके बारे में बात करेंगे, दंत सूत्र और एक दांत की संरचना किस प्रकार होती है उसके बारे में वर्णन करेंगे। धन्यवाद।